हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जो है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट या फिर जियोलाइट्स तक आपको जो है कंप्लीट करा दिया था। उससे आगे के टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस या इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें जो आपका नया टॉपिक आता है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? ये जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि प्लांट्स के अंदर या ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो है रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि एंजाइम्स जो है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे आर यूजुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस, जो कि यूजुअली जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं विद हाई मॉलिक्यूलर मासेस, यानी इनके मॉलिक्यूलर मासेस जो है काफी हाई होते हैं। दीज आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, यानी कि जो भी हमारी बायोकेमिकली जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें इंक्रीज करने के काम में ये आते हैं। दे आर हाईली एफिशिएंट, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं कि ये हाईली एफिशिएंट है, किसी पर्टिकुलर के लिए ही ये रिएक्शन तेजी से कराते हैं, हाईली स्पेसिफिक हैं, नेचर हाईली एक्टिव होते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी इससे ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो वो जो है उस तरह की रिएक्शन को नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर पीएच पर ये हाईली इफेक्टिव माने जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दे रखा है, जैसे ये हमारे पास में है शुगर C12H22O11। शुगर का अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, लेकिन कम स्पीड से। लेकिन अगर हम उसमें इन्वर्टेज एज अ एंजाइम मिला दें इस सॉल्यूशन में तो रिएक्शन काफी फास्ट होती है। तो ये हमारे पास में शुगर C12H22O11 कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज में होता है हमारा जो है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में होता है कीटोन, ठीक है ना। तो सिर्फ उसके अलावा एक और एग्जांपल है जो हमारे पास में ग्लूकोज आया है, उसमें अगर आप जाइमेज मिला दो, ऊपर वाले में इन्वर्टेज है, नीचे वाले में अगर जाइमेज मिला दें तो वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है डिकम्पोज हो जाता है। तो दोनों में मेन चीज है कि ये जो रिएक्शन है वो एंजाइम एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्किंग करते हुए कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा एक होते हैं आपके कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या है? दो सब्सटेंसेस विल इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर नोन एज कोएंजाइम, यानी कि वो सब्सटेंस जो एंजाइम की रिएक्टिविटी को जो है बढ़ा दें उसे हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। और दूसरे होते हैं हमारे इनहिबिटर्स और पॉइजंस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को कम कर दें, ठीक है ना। दो सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले एंजाइम्स क्या हैं? वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि यूजुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और हाई मॉलिक्यूलर मासेस के बने होते हैं। उसके अलावा ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, यानी कि बायोलॉजिकली जो रिएक्शंस होती हैं पौधों में, प्लांट्स में, उनमें ये ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, इनका ऑप्टिमम प्रेशर और पीएच होना चाहिए, हाईली एफिशिएंट है, हाईली स्पेसिफिक है। उसके हमने एग्जांपल आपको दे दिए, एक अल्कोहल का दे दिया, सॉरी एक हमने ग्लूकोज का दे दिया और एक हमने शुगर का दे दिया। उसके अलावा एंजाइम्स के दो, एक होते हैं आपके कोएंजाइम्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटर्स। वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को जो है बढ़ा दें, रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इंक्रीज कर दें, तो आपके कोएंजाइम्स होते हैं। और जो रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स की डिक्रीज करते हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है ना। नोट करें इसे जरा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, यानी कि एंजाइम कैटलिस्ट की मैकेनिज्म। तो इसमें जो है पहला दे रखा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट हैव टू स्टेप।
यानी कि एंजाइम कैटलिस्ट जो है दो स्टेप्स में इसकी मैकेनिज्म चलती है। स्टेप फर्स्ट में बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम एक कैटलिस्ट है जो कि सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को साथ बाइंड होता है टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट कंबाइन होकर बनाते हैं ES। ये रिएक्शन तेजी से होती है और रिवर्सिबल भी, यानी कि इसे तोड़ के हम ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेप सेकंड में डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिला के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट के हो जाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, यानी कि ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सॉरी एंजाइम और प्रोडक्ट। ये रिएक्शन स्लो होती है और रेट डिटरमाइनिंग है, यानी कि रेट हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक एंड की मेथड, यानी कि दिस मेथड की जगह अगर हम मैकेनिज्म डालें तो बेहतर रहेगा। दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक एंड की मेथड या लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो उसी के दो स्टेप उन्होंने दिखा रखे हैं कि ये एक एंजाइम है, ये हमारे पास में सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है। पहले स्टेप में ये आपस में कंबाइन होकर जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये एक फास्ट रिएक्शन है। और उसके बाद में ये एंजाइम यूं यूं ले जाता है, सबस्ट्रेट टूट के जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक आपकी स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये बहुत ही सिंपल सी है मैकेनिज्म, कोई ज़्यादा इसमें जो आपको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल एंजाइम जो एंजाइम का मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम और सबस्ट्रेट टूट के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेकंड स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है अलग होकर एंजाइम और प्रोडक्ट बना देते हैं। ये एक लॉक एंड की मेथड की तरह जो है वर्किंग करता है, ठीक है ना। नोट करें, इसके बाद जो है थोड़े इंटेक्स क्वेश्चन है उन्हें और सॉल्व करेंगे इसी के जो है, ठीक है ना। नोट करें इसे जरा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेसेस, यानी कि कुछ कैटालिटिक प्रोसेसेस जो आपकी बुक में दे रखी हैं जो इंडस्ट्रियली यूज किए जाते हैं, जिसमें कुछ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। रिएक्शन देखें जैसे हमने पहले पढ़ाई रखा था हेबर्ट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन में Fe एज अ कैटलिस्ट है और MO एज अ कैटलिस्ट प्रोमोटर्स है, यानी कि जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। N2+3S2 फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, Fe यहाँ कैटलिस्ट और MO यहाँ पर, ये कई बार आया बोर्ड में इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप ढंग से तैयार कर लें। Fe कैटलिस्ट, MO कैटलिस्ट प्रोमोटर। उसके अलावा दूसरा हमारे पास में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिससे हम H2SO4 बनाते हैं। इसमें जो H2SO4 में रिएक्टेंट होता है वो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5 यूज होता है। उसके अलावा पोस्ट वाल्ट प्रोसेस है जिसमें अमोनिया नाइट्रिक एसिड HNO3 बनता है, और इसमें जो हम रिएक्टेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आपका प्लैटिनम एस्बेस्टस होता है, प्लैटिनेटेड एस्बेस्टस, ठीक है ना। तो ये तीन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं विच कैटलिस्ट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, इस तरह से। तो ये इंडस्ट्रियल है और आपकी बुक में भी है। तो आपका जो है P ब्लॉक चैप्टर है उसमें ये चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इसी से रिलेटेड इंटेक्स क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन फर्स्ट देखें। Why it is necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained from the Haber process? मतलब कि Haber process में जब अमोनिया बन रही हो, जो ये रिएक्शन दे रखी है, तो कुछ अमाउंट में CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये रिमूव करना क्यों जरूरी है, मतलब इसे हटाना क्यों जरूरी है? तो आप सीधे से लिख सकते हैं कि भाई आंसर फर्स्ट लिखेंगे कि CO जो है Fe की जो है कैटालिटिक रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, और हमें चाहिए कि रिएक्शन जल्दी से हो जाए, इसीलिए CO को हटाना जरूरी है। बिकॉज CO डिक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ Fe। बिकॉज आप डालेंगे आंसर यहाँ डाल दीजिए, आंसर फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ। बिकॉज
CO decrease the catalytic reactivity of Fe. So it is necessary to remove from it. It is necessary to remove from it. समझ में आ गया भाई, CO जो है रिएक्टिविटी को कम कर देता है, इसीलिए हमें हटाना इसे जरूरी है। दूसरा है why is the ester hydrolysis slow in the beginning, यानी कि स्टार्टिंग में स्लो है, and become faster after some time। तो जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये पहले स्लो होता है, उसके बाद में जो है कि बढ़ जाता है। तो हमें पता है कि जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है एसिड प्लस एल्कोहल। आप जो है 10th में पढ़ के आए हो एस्टरिफिकेशन, 11th में भी एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर होता है हमारा ये CH3COO मान लीजिए, ठीक है, इथाइल एथेनॉइड। और अगर हम इसकी वाटर से रिएक्शन करा दें तो एक तो बनेगा एसिड यानी कि CH3COH, एक बनेगा C2H5OH, इस तरह से। तो एस्टर की जब हाइड्रोलाइसिस करें तो एसिड, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। तो स्टार्टिंग में ये रिएक्शन धीमी क्यों होती है और बाद में ये रिएक्शन तेज क्यों हो जाती है, वो ये पूछ रहा है। तो मेन चीज इसमें ये है कि स्टार्टिंग में जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड की क्वांटिटी जस्ट स्टार्ट होती है बनना, और जब कुछ क्वांटिटी में एसिड बन जाती है तो एसिड एज ए सेल्फ या ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्किंग करती है, जिससे कि रिएक्शन तेज हो जाती है और ये प्रोसेस जो है फिर बनने लग जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में एसिड की क्वांटिटी कम होने की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ एसिड जो है कम होने की वजह से रिएक्शन आपकी स्लो रहती है, लेकिन जैसे जैसे एसिड की फॉर्मेशन बढ़ जाती है वो एज ए ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्किंग करके रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। पहले तो आप रिएक्शन लिख ही लोगे इसको, और रिएक्शन लिखने के बाद में इसमें आप जो इसमें आंसर लिख दोगे, बिकॉज इन बिगिनिंग, सेकंड का आंसर, इन बिगिनिंग formation of acid is in less amount, but after some time acid work as a auto catalyst for hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. So reaction is increased, रिएक्शन क्या होती है जो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बिकॉज इन बिगिनिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज इन लेस अमाउंट, यानी कि स्टार्टिंग में जो एसिड की फॉर्मेशन है वो काफी कम अमाउंट में होती है, बट आफ्टर सम टाइम एसिड वर्क एज अ ऑटो कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड रिएक्शन increased due to the catalyst, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। उसके अलावा व्हाट इज द रोल ऑफ द डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। तो डिसॉर्प्शन हमने आपको बता रखा है कि भाई एड्सॉर्प्शन होता है, कह सकते हैं आपकी कलेक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि एड्सॉर्प्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है
कैटलिस्ट की सरफेस पे इकट्ठा होने लग जाते हैं, है ना, गैदर्ड होने लग जाते हैं। और डिसॉर्प्शन में ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट से हट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट? द मेन रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। द मेन रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप अपने वर्ड में लिख सकते हो कि डिसॉर्प्शन का मतलब होता है टूटना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, और एडजॉर्प्शन होता है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का जो है इकट्ठा होना, गैदरिंग होना, ठीक है ना। तो ये आपका आज तक के लिए काफ़ी है। ये आपके इंडेक्स क्वेश्चन हो गए और आपका एंजाइम वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कॉलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं, फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उस सभी को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।